अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 स्टार्ट करते हैं कैफ 3 का। अच्छा जी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वो लेक्चर 47 में से, ऐसा ही है। और उसके बाद फिर और कुछ नहीं कर पाए थे। तो जो कल का प्लान था, लेक्चर 50 का हैंडआउट मैंने खोला हुआ है, पहले मैं यही करता हूँ। ये सवाल मैं करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद 3 सवाल होमवर्क के अंदर है, ठीक है। ये 3 सवाल कल वाले होमवर्क में थे, ये आज होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। और आज वाले हैंडआउट से एक और सवाल करूँगा, यानी कि मैंने आज आपको 2 सवाल करवाने हैं, ठीक है। और दोनों सवालों के अंदर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि अगर हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे, बाय द वे, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? लिमिटिंग फैक्टर। क्या चल रहा है जी? लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन हम ले रहे थे। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उनके अंदर हमारे पास जो रिसोर्स लिमिटिंग होता था, हम मजबूर हो जाते थे, उसकी वजह से हम सारी जो डिमांड होती थी वो पूरी नहीं कर पाते थे, तो फिर हम कोई ना कोई प्रेफरेंस बनाते थे, ऐसे ही है। अब जहन में एक बात ये तो आती ही होगी कभी आपके कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर से ख़रीद के दे दें। जैसे आप अक्सर नोट करते हैं, दुकान पे आप गए, मेडिकल स्टोर पे अक्सर ऐसा होता है, आपने जाके पर्ची दिखाई, उस दवाइयों की लिस्ट में से एक दवाई जो है वो उस मेडिकल स्टोर वाले के पास नहीं है, तो वो आपको ये नहीं कहता, नॉर्मली ये नहीं कहता कि यार आप जाएं, वो आपको कहता है सर ठीक है आप वेट करें, और लड़के को भगाएगा ये दवाई साथ वाली दुकान से ले आओ, ठीक है। और नॉर्मली वो साथ वाली दुकान वाला इस दुकान वाले को रिटेल प्राइस पे नहीं देता, बल्कि इनकी आपस में एक प्राइस होती है जो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कम होती है, मे भी परचेज़ प्राइस ही हो, क्योंकि कल को उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ से उठा लिया करता है। तो इस तरह का मैंने जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि इस तरह से मामला होता है कि आप जाकर किसी दुकान पे ऑर्डर करें और वो दुकान वाले के पास रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटिंग थे, तो उसने कुछ जो बची हुई आपकी डिमांड थी वो कहीं और से पूरी करके दे दी। आज हमने ये पढ़ना, ठीक है। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन लेना हो, आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इधर देखें, ये जो कल मैंने लिखा हुआ था एक्सटर्नल परचेज, इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं, इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, इसको एक्सटर्नल सप्लायर भी कहते हैं, ठीक है ना। कि हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, हमारे फैक्टर्स में से जो मटेरियल लेबर या मशीन आवर्स, मटेरियल लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, मैंने कहा था ये नॉर्मली आपके लिमिटिंग हो सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्केयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सटर्नली बाकी चीज़ें जो नहीं बना सकते परचेज करके दे दें, इसको आउटसोर्सिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं। आईकैप के सवाल है तरतीब से, जो मैंने ये 2009 से ऑनवर्ड्स आगे आपको मैं दिखाऊंगा, तो हर सवाल के अंदर इनमें से कोई ना कोई लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, ऑप्शन दे देता है। इससे पहले जितने सवाल हमने किए उनमें कहीं पे भी उसने ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको एक्सटर्नल परचेज़ का ऑप्शन मौजूद है। जैसे सबसे पहला सवाल हमने लिमिटिंग फैक्टर का किया था, ये तो चलो एग्जाम्पल थी ना, चलें यहीं से ही देख लें। ये देखें चल नहीं रहा। अच्छा, ये पहला सवाल क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हमने की थी, इसमें क्या बताया गया कि जी लेबर आवर्स 29,000 हैं और ये मैक्सिमम डिमांड है, बस हमने सवाल कर लिया। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर डिमांड पूरी ना हो तो आप बाहर जा सकते हैं। फिर हमने स्प्रिंग 99 का सवाल किया, पूरा सवाल आपके सामने है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया लेबर आवर्स लिमिटेड हैं या मटेरियल लिमिटेड है, ठीक है। और कहीं पे ऐसी बात नहीं जिक्र की हुई कि आप ABCD प्रोडक्ट में से कोई बाहर से ख़रीद भी सकते हैं, सारी भी बाहर से ख़रीदने का ऑप्शन हो सकता है। आईकैप एक फनकारी ये भी लगाता है मिसाल के तौर पे कि ये सब तो इंटरनली प्रोड्यूस होते हैं, ये बाहर से भी ख़रीदा जा सकता है, ऐसे भी कर देते हैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 संगदिल आपने किया SSTT वाला, कहीं पे ऐसी बात जिक्र नहीं थी, ठीक है। आगे देखते जाएं। क्वेश्चन 4 कल किया, सारा सवाल हमने किया है, जो सवाल किए हुए हैं ना, ठीक है। इनमें बता देता है कि जी हमारे पास 200 पर मंथ काम करते हैं। कौन सा वैसे यहाँ पे क्या था लिमिटिंग फैक्टर, क्या था? लेबर आवर भी लिमिटिंग फैक्टर था और
लेबर आर ही लिमिटिंग फैक्टर था, और इसके बाद उसने ये नहीं कहा था कि हम कहीं बाहर से इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आपने होमवर्क के अंदर किया। प्रोसेसिंग आवर्स आई थिंक इसके अंदर लिमिटिंग थे। पूरे सवाल में कहीं पे ऐसी बात वट जो भी था, ठीक है, जो भी लिमिटिंग फैक्टर था, बस सवाल तो हमने किए हुए हैं ना। ठीक है, इनमें कहीं पे ये नहीं कहता था कि अगर आप नहीं बना सकते तो बाहर से खरीद सकेंगे। ठीक है, किस्सा मुख्तसर। फिर एक सवाल आपके सामने ये आया, बताता तो हूँ कि करना क्या है, लेकिन पहले सवाल तो पढ़ लें। ये सवाल हमने आज करना है। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग सेम रॉ मटेरियल, द रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। ठीक है, एंड ओनली 3000 किलोग्राम शैल बी अवेलेबल इन अप्रैल एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर किलोग्राम। The budgeted cost and other data related to April 9 are as follows. Maximum demand given है, selling price per unit, material used per unit और labor hours per unit. कोई डाटा जो नॉर्मल दिया होता है सवाल के अंदर। रिक्वायर्ड है, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ तक ये पिछला सवाल है। यहाँ तक अगर पढ़ें तो पूरे सवाल में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर हम ना बना पाए खुद से रिसोर्सेज में तो हम कहीं और से खरीद सकते हैं। यानी जो हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए वो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाते थे, जो वो बन पाएगा बस वही बन पाएगा, जो उसके अलावा है वो रह जाएगा। तो ये पहला सवाल हम ऐसे ही करेंगे। ये पिछला सवाल कंटिन्यू हो गया। पार्ट बी पढ़ें। डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इफ फिनिश प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एट द फॉलोइंग प्राइसेस पर यूनिट। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको बताती है कि आपके पास एक्सटर्नल सप्लायर का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। होमवर्क में तो 3 सवाल हैं जो आपके, उनको ज़रा देखते हैं, ऐसे ज़रा देख लें, फिर बताता हूँ करना क्या है। जी मैन्युफैक्चर एंड सेल वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वन ऑफ रॉ मटेरियल XP1 इज इन शॉर्ट सप्लाई। ये मटेरियल शॉर्ट सप्लाई लिमिटिंग फैक्टर है, एंड ओनली 80,000 kgs आर अवेलेबल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच XP1 इज यूज्ड, A, B और C। बजटेड रिक्वायरमेंट, फिर कमिटेड एक्सपोर्ट सेल, कमिटमेंट वाली सेल आ गई, पहले करनी पड़ती है, फिर सेल प्राइस वगैरह 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 वगैरह, सारा डाटा जो रूटीन में दिया होता है। अब प्रोडक्ट सी इज यूज्ड इन अदर प्रोडक्ट्स मेड बाय जी इफ इट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली इट हैज़ टू बी परचेज फ्रॉम मार्केट एट, तो यहाँ पे क्या उसने बताया, मार्केट से, फ्रॉम मार्केट, परचेज्ड फ्रॉम मार्केट एट 3000 पर यूनिट। ये काम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनके एंटरप्राइजेस, दूसरा होमवर्क का सवाल। एनके प्रोड्यूसेस वेरियस कंपोनेंट्स, द डिमांड फॉर दीज आर इंक्रीजिंग, हाउएवर एनकेएल प्रोडक्शन फैसिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मशीन आवर्स। ठीक है, मशीन आवर हमारा लिमिटिंग फैक्टर नजर आ रहा है, बहरहाल हम वेरीफाई तो करते ही हैं फिर भी। ठीक है, देयरफॉर एनके इज कंसिडरिंग बाइंग सर्टेन कंपोनेंट एक्सटर्नली, तो पहले ही बता दिया। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एस्टिमेटेड यूनिट्स, डिमांड के एस्टिमेटेड डिमांड के यूनिट्स आ गए, मशीन आवर्स आ गए, डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर FOH, एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक्सटर्नल प्राइस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की एक्सटर्नल प्राइस पर यूनिट। अब ये एक्सटर्नल प्राइस क्या है, जो हमने खरीदना है या जो हमने बेचना है देखते हैं फिर। ठीक है, इस तरह की लाइनें ली। ये सवाल है इसके सामने, इसमें आप देखें तो इसमें वो कहता है, ये आखिरी लाइन पढ़ें तो, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड LPL इज कंसिडरिंग टू परचेज PQR फ्रॉम अ वेंडर, वेंडर सप्लायर को कहते हैं, परचेज PQR फ्रॉम अ वेंडर, तो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और जो आज सवाल करेंगे ये येलो लिमिटेड, इसके अंदर क्या लाइन लिखी हुई है, ये एनी शॉर्ट फॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन आउटसाइड सप्लायर। तो जब ये वाली लाइन आ जाएगी तो सवाल लिमिटिंग फैक्टर का ही है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल सप्लायर, एक्सटर्नल वेंडर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लिमिटिंग फैक्टर को पढ़ रहे थे और हमारे पास नो ऑप्शन विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज, या सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम इसको विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज, इसी को हम क्या कहते हैं जी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसोर्सिंग। यानी कि जहाँ पर लिमिट आ गई बस उससे आगे नहीं जा सकते, इसको किसी भी तरह से वो जुमले में बता सकता है। ठीक है,
तो इसके लिए हम कौन कौन से क्वेश्चंस करके आए ज़रा बताना, तरतीब से बताना है। मैं खुद देख लेता। यहाँ से जो हम चले थे, ये मैं पास पेपर्स की सिर्फ बात कर लेता हूँ, ठीक है। पास पेपर्स की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन 2, 3 जितने भी किए हैं आगे, 4, 5 आगे बढ़ो, 6, 7 सारे वही थे, 8 सिर्फ तसल्ली कर रहे हैं कि पास पेपर्स हैं, और 9, ठीक है जी। और 10 भी आज जो हो जाएगा वो आधा आधा है, लेकिन ठीक है हम उसको 10 को नहीं गिनते। तो मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 है से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए, इनमें लिमिटिंग फैक्टर का सवाल था और हमारे पास एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन मौजूद नहीं था, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने थोड़े से सवाल दिखाए कि उसके अंदर ऑप्शन ये आ जाता है कि जहाँ पे लिमिट लगे वो वाला आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाया करेगा, सवाल वही लिमिटिंग फैक्टर का है। असल में ना ये 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे आपने आईकैप के ये 8 सवाल कौन से हैं, आईकैप के पास पेपर्स हैं, सब में आपने देखा था लिमिटिंग फैक्टर है और सब में ही कोई एक्सटर्नल परचेज का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, ठीक है। अभी जितने सवाल हैं वो भी आईकैप के हैं, बल्कि इवन आईकैप इस तरह से करता है एक ही सवाल के अंदर ये दोनों काम भी कर रहा है। जैसे आज वाला सवाल हम करने लगे, पार्ट ए में उसने एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन नहीं रखा, पार्ट बी में उसने एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन रख दिया। पिछली से पिछली अटैम्प्ट के अंदर 2 सवाल इसी में से आए थे, लिमिटिंग फैक्टर में से, और वो दोनों इस तरह से ही थे। एक सवाल ये और दूसरा वही डाटा, अज्यूमिंग डाटा इज सेम एज पार्ट ए एंड दीज कैन बी परचेज एक्सटर्नली। तो इस तरह से करके 2 सवाल बने हुए थे, ठीक है। तो विदाउट परचेज ऑप्शन, तो और यहाँ पे हम विद ऑप्शन ऑफ परचेज, विद ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज, ये एक्सटर्नल सप्लायर अवेलेबल होता है, एक्सटर्नल परचेज जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग भी कह रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें करेंगे क्या? शायद पहली बार बात करूं तो थोड़ी सी हजम ना हो, लेकिन जब सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह पक्की बात है हजम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने, देखें जी, एक एग्जाम्पल बनाता हूं मैं उसके बाद फिर यहाँ पे रूल लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट ए और बी, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, और हम इनको प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोड्यूस करें तो ये मिसाल के तौर पे 20 रुपये की प्रोड्यूस हो जाएगी और ये 30 रुपये की भाई कह रहे हैं। अगर हम इसको प्रोड्यूस करके सेल करें, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ठीक है, ये क्या है जी, प्रोडक्शन की कॉस्ट है। अगर हम प्रोड्यूस करके इसको सेल करते हैं तो ये हम कितने की बेचेंगे, नहीं ज़रा थोड़ा ज़्यादा करो, 40 कर लो, 40 रुपये की ये बिक जाती है और 45 रुपये की ये बिक जाती है, ठीक है। अब ऐसा भी है कि हम यही बाहर से परचेज भी कर सकते हैं। परचेज, ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस, नीचे क्या लिखा हुआ है, परचेज। और लेट्स से ये 22 रुपये की हम प्रोड्यूस कर जाते हैं और ये 35 रुपये की प्रोड्यूस कर जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर एक्सटर्नल सप्लायर सवाल में आ गया है, ये निशानी एक्सटर्नल सप्लायर के आने की, तो क्या चीज़ ऐसी है जो इररेलेवेंट बन जाएगी, क्योंकि ये कौन से स्टेप की बात हो रही है चले छोड़े इस बात को, सादा बात, हमने वैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालना होता है ना, और वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई होती है। तो मुझे बताओ, अगर एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन आ गया है तो क्या चीज़ लग रहा है आपको कि वो इररेलेवेंट हो जाती है? कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लो, प्रोडक्ट ए मैं कितने की प्रोड्यूस करता हूँ, ₹25 प्रोडक्शन कॉस्ट है, पर यूनिट, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करके मैं सेल करता हूँ ₹40 की,
45 नहीं 40, अच्छा ₹40 पर यूनिट सेलिंग प्राइस, ऐसा ही है। और अगर मैं इसको बाहर से ख़रीदता हूँ तो कितने की मिलती है मुझे? ₹22 पर यूनिट इसकी परचेज कॉस्ट है। और परचेज कॉस्ट ₹22 की इनकर करने के बाद इसको बेचूंगा कितने की? बाहर वाले बंदे को तो नहीं पता लगने देते कि हमारा मामला क्या चल रहा है, बाहर तो फिर हमने वही प्रोजेक्ट की प्राइस रखी होती है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो एक चीज़ सेम है, कॉमन है, और वो क्या है? तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस इररेलेवेंट हो जाएगी और हम जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं उसमें हमने इन दो को कंसिडर करना है। यानी कि सेल प्राइस की बजाय परचेज प्राइस, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, ये रेलेवेंट हो जाएगी। अभी सवाल में समझ आएगी, ठीक है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी ₹2, वो डिसीजन मेकिंग की बेस बनेगा। कैसे बनेगा अभी समझ आ जाती है। उसका मकसद पता है क्या है? मकसद ये, देखो बिकना तो सेम, बिकना तो है ही है, बिकना तो इसने है, ठीक है। अगर हम खुद बना के बेचें तो ₹20 की पड़ती है हमें, और बाहर से खरीद के बेचें तो ₹22 की पड़ती है। तो अगर हम खुद बनाएंगे तो कितने रुपए सेव होंगे? ₹2। अगर हम खुद बना के बेचेंगे तो कितने रुपए सेव होंगे? ये काम नहीं करना आपने। देखो असल में तो कहानी ये बन रही है, असल में तो कहानी कुछ इस तरह से बन रही है। यार चल जा भाई, तेरी मेहरबानी। क्या कहानी बन रही है जी? कि आप इसको ₹40 का बेचेंगे और 20 का बनाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20 पर यूनिट। आपके दिल में ये बात आ रही है ना कैसे कर लें कंपैरिजन। और आप 40 का ही बेच रहे हैं लेकिन 22 का खरीदेंगे तो 18 पर यूनिट, ठीक है। तो ये ₹2 का कंट्रीब्यूशन जो है कम हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने डिसीजन मेकिंग के अंदर रूल क्या रखना है? रूल अभी लिख लें कि अगर एक्सटर्नल सप्लायर इन्वॉल्व हो जाता है तो अगर एक्सटर्नल सप्लायर रेलेवेंट हो जाता है तो एक्सटर्नल परचेज प्राइस रेलेवेंट होगी और सेलिंग प्राइस को हम इग्नोर कर देंगे। We will ignore selling price and external purchase price will be relevant in calculation of contribution per unit of limiting factor. Relevant in calculation of contribution per unit of limiting factor, ठीक है बच्चों। वैसे जनरल बात क्या सामने आती है? लिमिटिंग फैक्टर था और हमारे पास एक्सटर्नल सप्लायर वेंडर मौजूद नहीं है, एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जो खुद बना लेंगे, बाकी फारिग। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन आ जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, आउटसोर्सिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम जितनी खुद बना सकेंगे वो खुद बना लेंगे और बाकी बाहर से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन रैंकिंग करते हुए जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालना है तो वहाँ पे रेलेवेंट सेलिंग प्राइस नहीं रहेगी, रेलेवेंट बन जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट और परचेज कॉस्ट का डिफरेंस लेना है हमने ना, रेलेवेंट बन जाएगी एक्सटर्नल परचेज प्राइस। इसके पीछे मैंने थोड़ी सी रीज़न बताई है, सवाल में बेहतर समझ आ जाएगा उम्मीद है। देखो ना, हम डिसीजन लेने लगे हैं कि A, B, C में से क्या करें, किसको लें, तो
तो हम ये देखेंगे कि अगर हमें ए बनाने में सेविंग 2 रुपये की मिलती है खुद बनाएं तो बाहर से खरीदने के बजाय, और बी बनाने की सेविंग लेट से 4 रुपये मिलती है, और पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है बी बेहतर हो सकता है ए बेहतर हो जाए। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, फिलहाल तो सिर्फ उसूल जहन के अंदर रखना है। अगर एक्सटर्नल सप्लायर इन्वॉल्व हो जाए तो आपने एक्सटर्नल परचेज प्राइस को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के अंदर लेना है, सेलिंग प्राइस को नहीं लेना। अभी देखते हैं 2 सवाल, इसीलिए पहला सवाल ऐसा है जिसमें दोनों काम करने हैं एट अ टाइम। ठीक है, देखते हैं काम क्यों होगा, ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग ही है, बिल्कुल वैसे ही है, जिसका ज़्यादा होगा डिसीजन वही है। देखो ना, मुझे ए बाहर से ख़रीदने पर 2 रुपये सेव होते हैं और बी बाहर से ख़रीदने पर 1 रुपया सेव होता है, तो सेविंग किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है, वही रूल रहेगा। खाम में उलट मत करो, सवाल करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कम भी हो सकती है। मैंने तो वैसे बताया आपको, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें बनाने में चीज़ सस्ती पड़ रही होती है, ख़रीदने वाले ने कुछ ना कुछ अपना हिसाब भी रखना होता है। लेकिन सवाल है ना, इट में हैपन, वो सस्ता भी हो सकता है। हमने तो उसूल ये बना लिया कि अगर एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन मौजूद होगा तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का जहाँ प्रिंसिपल लगता है स्टेप 2 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकाल रहे होते हैं, वहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, बल्कि एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट वो लेंगे। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं यार। यानी कि मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ₹22 पर यूनिट पर इसको परचेज किया, परचेज कॉस्ट। ठीक है जी, और अगर इसको प्रोड्यूस कर लें तो ₹20 पर यूनिट में प्रोड्यूस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? ₹2 पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चों, और इसको अब आपने वही तरतीब के हिसाब से लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करना है। हायर वाले को आप ज़्यादा फोकियत देंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये सेविंग ही तो है। देखो ना, आप क्या कह रहे हो जी, हम खुद बनाएं या बाहर से ख़रीदें? सवाल में ज़्यादा समझ आएगी जब पूरा सवाल होगा। बहरहाल खुद बनाएं या बाहर से ख़रीदें। अब अगर खुद बनाएं और बाहर से ख़रीदें ना तो 2 रुपये हम बचा लेंगे, ये हमारी सेविंग है। यानी अगर हम खुद बना के बेचें तो ये 2 रुपये की हमें इजाफी सेविंग है ना, इसीलिए तो सेल को हमने इररेलेवेंट कर दिया। ठीक है, अब सवाल में देखते हैं जाके इंशाल्लाह। जी, क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि किसी एक के बारे में अवेलेबल हो, दूसरे में ना हो, तो उसमें क्या करेंगे फिर? जिसके बारे में अवेलेबल है उसके लिए एक्सटर्नल परचेज प्राइस यहाँ पे रेलेवेंट होगी सेलिंग प्राइस के अंदर, अभी देख लेते हैं, और जिसकी अवेलेबल नहीं होगी उसका वही पुराना। ठीक है ना, बहरहाल फ़िलहाल इस तरह से मिक्स नहीं है सवाल, शायद दूसरा सवाल मिक्स है, पहला सवाल जो है ये अलग अलग है। पहले पूरा सवाल करेंगे ए पार्ट पुराने वाला, फिर उसके अंदर बी पार्ट दोबारा से सॉल्व दोबारा से कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, चल शुरू करते हैं काम। हाँ जी, कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग, हम ए पार्ट पहले कर रहे हैं। कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग सेम रॉ मटेरियल, the raw material is in short supply and only 3000 kilograms are available in April। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये नीचे डाटा भी अप्रैल का और 1 मंथ का डाटा और 1 मंथ का ही सारा हमने काम करना है। ठीक है, अब 1500 पर केजी इसका रेट है, वो तो बाद में देंगे। बजटेड कॉस्ट एंड अदर डाटा रिलेटेड टू April 9 आर एज फॉलोज। मैक्सिमम डिमांड गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मटेरियल यूज्ड पर यूनिट केजीज के अंदर गिवन है, और लेबर पर आवर। अब मैंने कल आपको सवाल के अंदर एक रूल लिखवाया था, लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो वही बन सकता है जिसको पर यूनिट भी बताया गया हो और टोटल भी बताया गया हो। अब जैसे देखो, लेबर आवर पर यूनिट यहाँ पे गिवन है, इसका टोटल तो नहीं बताया हुआ, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? हमें तो नहीं पता, इसलिए नहीं है। बात समझ आ रही है ना? मटीरियल का पर यूनिट भी बताया, टोटल भी बताया, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मशीन आर, लेबर आर, मटेरियल के केजी, ये तीनों ही दिए हो सकते हैं पर यूनिट। तो तीनों कैसे, तीनों में से कौन सा लिमिटिंग होगा? जिसका टोटल दिया होगा। ये कल वाले सवाल में रूल बताया था आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातें लेके चलनी होती ताकि हर किस्म के सवाल के अंदर हम ऑपरेट कर सकें। क्या मसला है, ऐसे क्यों हुआ तुम्हारा माता? ऐसे समझ आ रही है यहाँ तक जो बात की? अच्छा, अब लिमिटिंग फैक्टर क्या है जी? मटीरियल, क्योंकि वो टोटल भी गिवन है और पर यूनिट भी। तो वेरीफाई कर लें इसको, लिमिटिंग है भी कि नहीं।
ऐसे ही ड्रामा ना कर रहा हो। तो वेरिफिकेशन करते हैं। जी बच्चों, क्या क्या बनाना है हमने? x y z। भाई एंड पे आपको इसलिए बिठाया आखिर में कि आप ये देखकर बता सको कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ताकि ऑनलाइन वालों को कोई मसला ना हो। ठीक है ना, ये एंड वाले जो बच्चे हैं। हाँ भाई, x पे 1.6 kgs, y पे 1.2 और z पे 1.8 इंटू 1000 इंटू 800 इंटू 1200 कर दें जी। x पे कितने kg पर यूनिट? 1.6 kgs पर यूनिट इंटू 1000 यूनिट्स, 1600 किलोज। यहाँ पे केजीज में ही उन्होंने हमें बताया था कि हमारे रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं जी। उसके बाद y पे 1.2 kgs पर यूनिट लगता है इंटू 800 यूनिट्स, 960 kgs। यहाँ पे भी पर यूनिट ही मैंने लिखा हुआ है, 1.6 kg पर यूनिट इंटू 1000 मैक्सिमम डिमांड, 1000 यूनिट्स। अच्छा जी, उसके बाद जी पे 1.8 kgs पर यूनिट। हर जी पे एक जी पर 1.8 किलो लगता है। और कितने जी की डिमांड है? 1200। असगर ये चार्जर लगा दे बेटा, शायद लगा नहीं है, चेक कर असगर को, नहीं बुला ले। 2160 जी, 4720 रिक्वायर्ड और अवेलेबल। रिक्वायर्ड की लिखना क्या, टाइम बचाएं। अवेलेबल 3000 kgs हैं, तो देख लो गड़बड़ तो है, शॉर्टफॉल है हमारे पास। तो अगर ये मामला हो गया है तो अब क्या करेंगे? अच्छा, अब पार्ट बी के लिए ना ये काम फिर करना है, तो इसलिए मैं पार्ट ए फिलहाल लिख रहा हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी ना आप तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। वैसे ज़रूरत नहीं कॉपी पेस्ट करने की, एक बार कर लिया तो दोनों में चलेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट ए चल रहा है हमारा, ठीक है, तो सही है ना। तो पार्ट ए में मैंने वेरीफाई कर लिया, लिमिटिंग फैक्टर हमारा मटेरियल है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे जी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जी, x y z। अब चूंकि ए पार्ट है और ए पार्ट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने कही थी, ए पार्ट में बुलाया असगर को, मैसेज कर दें। ए पार्ट में ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वही पुराने वाला सवाल है। बेटा ये चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग नहीं चल रही। तो सेलिंग प्राइस लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है ना पर यूनिट, पर यूनिट, तो हर बार पर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3750, 3500, 4500 ये लिखवानी है आपने जी। बोले 3750, 3500 और 4500 जी। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट्स में मटेरियल है और लेबर है, और सवाल में ओवरहेड्स गिवन। बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी सुकून में। तो लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट से आता है, फिक्स कॉस्ट इधर नहीं आने देते हम, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट, उनमें सबसे पहली कॉस्ट क्या है जी? मटेरियल की कॉस्ट। अच्छा, अब मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी? ₹1500 पर यूनिट पर केजी, ₹1500 मटेरियल, ₹1500 पर केजी है, और हर यूनिट पर इतने 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 केजीज लग रहे हैं। तो एक बार अंग्रेजी में फॉर्मूला लिख लेते हैं, आगे कैलकुलेटर का काम जैसे शुरू में करते थे, याद है ना। तो ₹1500 पर केजी इंटू केजीज पर यूनिट। अब कैलकुलेटर पे ये काम करते जाओ। 1500 इंटू 1.6, 1500 इंटू 1.2, 1500 इंटू 1.8। सिर्फ प्रैक्टिस है आज का दिन आप लोगों की जुदाई में,
काम तो यही करना था तरतीब में भी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, एक छोटा सा चेंज है जो आपको बता दिया है, बस उसी को आप घर पहुंचाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2250 1800 और 2700। तंग होगी ज़रा जगह जी। किससे? 1500 इंटू 1.6 2400। भाई ज़रा 2-3 बच्चे बैठे हैं, इसीलिए एक से काम नहीं चलता। पूरा सवाल होने के बाद ना घर जाके पता लगता है, या क्लास के एंड पे, ओहो ये तो उसने गलत बताया था। तो इसीलिए ये 2 बच्चे बैठे हैं, तीसरे टीए बैठे हुए हैं और तीसरे चौथे वो बच्चे बैठे हुए हैं। तो सब ने कैलकुलेशन करनी है, सब कैलकुलेटर्स बाहर रखें प्लीज़, रिस्क ना लें। अब सही है ये सारा? चलो अच्छा जी। अब इसके बाद क्या चीज़ आनी है? लेबर की कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे निकलती है? लेबर का रेट पर यूनिट जो कि 75 पर आवर्स गिवन है। ये लेबर आवर्स पर यूनिट 12 लगते हैं और ₹75 पर आवर है। सब कुछ गिवन है सवाल के अंदर। सर सवाल ही इतना पुराना है? वो नहीं इतना पुराना है, इसी जैसे सवाल अभी भी हैं। आपके जो होमवर्क में सवाल हैं वो बड़े रिसेंट सवाल हैं, आप देखिएगा। ठीक है, तो उनको बहरहाल को मसला होगा तो वो मैं अब कल डिस्कस करूँगा। आज मैं उनको डिस्कस तो नहीं कर रहा है, वो तो होमवर्क है। आज मैं सिर्फ आपको 2 सवाल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला सवाल भी इसी जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डाटा है उसके अंदर, बस बार बार काम किए जाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? तो आपने भी आज जाके खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। मेरी कोशिश यही होगी कि कल हफ्ता है, कल मैं इसी पे ही रहूं। देखें आपको एक आधा सवाल और करवा दूं इसी का, और मंडे को फिर मैं डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई और काम जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, उससे अगला शट डाउन कंटिन्यू वाला या आउटसोर्सिंग वाला। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो आज और कल का दिन मैं ये चलाने की कोशिश करूँगा। है बहुत अहम, जैसे आपको मैंने अर्ज़ किया, इससे पिछली अटैम्प्ट के अंदर दोनों सवाल इसी में से दे दिए थे उसने, और आप सामने आपके अटैम्प्ट इसीलिए लिखी होती है। मैं तरतीब से सवाल को उठाता हूँ, जितने पास पेपर्स पुराने हैं वो तरतीब से मैं भी फरोलता जाता हूँ, और जो सवाल आया होता है वो आप नोट कर रहे होंगे कि सवाल इसी तरह से चल रहे होते हैं हमारे। नॉर्मली पुराने सवाल से लेके हम रिसेंट की तरफ आ रहे होते हैं। असल में मेरे देखने की तरतीब ऐसी है। अगर देखने की तरतीब उलट होती, मैं रिसेंट से उलट चलता, तो हो सकता है मैं पहले रिसेंट करवा रहा होता। कर तो सारे रहे हैं सवाल, तो आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक, लेकिन है कॉपी पेस्ट वाला। ठीक है, 2-4 चीज़ें याद रखो, डाटा उठाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, मुफ्त के नंबर है। तो ये आसान सवाल समझा जाता है जब परिचय में आता है। तो अभी तक मुश्किल लगा है कोई? आराम से 80-90% तो हर कोई ले लेता है, छोटी मोटी गलती किसी से हो भी जाए तो। ठीक है जी, तो 75 पर आवर लेबर को देते हैं और 12, 16, 15। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ₹75 पर आवर इंटू आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट। आपने पेपर के अंदर ना, क्योंकि एक बार ये लिखना है तो पूरी अंग्रेजी लिख लेनी है, HR नहीं लिखना, पूरा आर लिख लेना है। लेबर आवर पर यूनिट एक बार पूरा लिख लेना है अंग्रेजी में। ठीक है ना? ज़्यादा एब्रीविएशंस अच्छे नहीं होते। बाकी ये इसलिए मैंने लिखा है कि एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर के ऊपर कर लेंगे, एग्जामिनर को बता दिया हमने। ठीक है, तो 75 इंटू 12 900, 75 इंटू 16 1200, 75 इंटू 15 1125। अच्छा, अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। इसका टोटल इसलिए कर लिया करते हैं कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है ये। जैसे अभी अगला पार्ट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो वहाँ पे भी चाहिए, अगर कोई चेंज ना हुआ तो यही टोटल हम उठा सकते हैं। है भी नहीं ना, असल इस सवाल में है भी नहीं चेंज। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लें। 3300, 3000, 3000 जी, 38। भाई एंड वालों बिल्कुल सही नज़र आ रहा है ना? असल में मेरी ये चाहत है कि मैं दूसरा पार्ट यहाँ पे कर लूँ, शायद प्रोडक्शन प्लान में उधर ले जाऊँ बोर्ड पे, वाइट दूसरे बुक पे। ठीक है ना? लेकिन ये मैं चाहूँगा कि यहीं पर ही हो, ताकि दोनों आपके आमने सामने रहें जी। 450 सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट 4, 500, 675। ये क्या आ गया जी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन हमें तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर चाहिए होता है, तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, और हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मटेरियल। तो डिवाइड कर देंगे
मटीरियल केजीज पर यूनिट। तो वहाँ सवाल से देख लें, वैसे यहाँ भी नज़र आ रहे हैं 1.6, 1.2, 1.8। तो डिवाइड करना है हमने 1.6 से, 1.2 से और 1.8 से। ठीक है जी, बहुत ही रश पड़ गया जी, वहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड। 281.2 हो 67 और एग्जैक्ट 375 जी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है जी। अब अगला काम क्या करेंगे हम, उसने मांगा क्या हुआ है, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये जो जुमला होता है ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ही तो वो जगह है जहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है, हमने अपनी मैक्सिमाइज कर ली ना रूल लगा करके, सबसे ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिलेगा। 1 किलो मटेरियल का लगे तो ये 416 कमा लेगी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 किलो लगाने पर 375 कमा लेगी, और ये तो सबसे ज़्यादा किलो किस पे लगाएंगे, ये काम किया होता है हमने। ठीक है, तो मैक्सिमम तो होता ही है प्रॉफिट फिर। अच्छा जी, अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है, प्रोडक्ट, यूनिट और मेरे ख्याल में हो जाएगा यहाँ पूरा, है ना। तो ऑप्टिमम या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्ट और उसके कितने यूनिट्स और उसके बाद मटेरियल के आज वो हमारी रिक्वायर्ड और बैलेंस। माजरत आज मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, ये क्या है जी, मटेरियल केजीज। ठीक है, ऊपर ज़रा वो रैंकिंग आ गई थी, ठीक है ना भाई। तो मटेरियल के किलोस कितने अवेलेबल हैं हमें, 3000 केजीज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या बनाना पसंद करेंगे, वाई। अच्छा, अब वाई के एक यूनिट पर कितने किलोज लगते हैं, सवाल आपके सामने होता है, वैसे तो वो वर्किंग भी है। एक वाई पर 1.2 किलोज लगते हैं और मैक्सिमम डिमांड क्या है 800, तो मैक्सिमम 800 ही बनाएंगे। तो 800 इंटू 1.2 करें कितने किलोज, तो अगर 960 को देखें तो वो 3000 में मतलब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जी रिक्वायर्ड थे 960, हमने यूज़ किए तो कितने यूनिट्स बना लिए, 800 यूनिट्स हमने वाई के बना लिए। ठीक हो गया, बैलेंस कितना बच गया, 2040 केजीज अभी भी पड़े हैं। नंबर 2 पे हम बनाना पसंद करेंगे जी। एक जी पर 1.8 किलोज लगते हैं और 1200 जीज मैक्सिमम बना सकते हैं। कितने केजीज बनते हैं, 21 हो श्योर, कितने जी बनाने हैं मैक्सिमम, 2000 बना सकते, कितने, अब कितने बना सकते हैं 1200, कितने बना सकते हैं मैक्सिमम डिमांड वाले 1200, और हर एक के ऊपर कितने केजीज लगते हैं, तो 1200 इंटू 1.8 किया तो कितने केजीज चाहिए टोटल डिमांड बनाने के लिए, यही नहीं पूरे बन रहे। चलो अल्लाह की मर्जी, जो बनते हैं वो तो बनाओ, जो बनते हैं वो तो बनाओ। 2040 केजीज पड़े हैं, 2040 केजीज पड़े हैं, इधर लिख लेते हैं ज़रा तफसील से, 2040 केजीज पड़े हैं और मुझे एक यूनिट ऑफ जी बनाने के लिए 1.8 केजी चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं कितने जी बना सकता हूं, 11, और पूरे 2040 आवर्स यूज हो जाएंगे और मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इसने ये मांगा हुआ है। अगर आप आगे वो कहे प्रॉफिट निकाल दो तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 800 इंटू सेलिंग प्राइस,
800 इंटू 3500 और 1133 इंटू 4500, ये हो जाएगी हमारी टोटल सेल। लेस कर देंगे टोटल इन्हीं की वेरिएबल कॉस्ट, जितने यूनिट्स हैं वही वाले, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो बने और बिके, ठीक है ना। असल में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इन यूनिट्स के साथ निकलती है और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वो सेल वाले यूनिट्स के साथ। लेकिन हमारे जितने बनते हैं उतने ही बिकते हैं, क्योंकि हम बाहर से तो ख़रीद नहीं सकते। यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो गया ना, क्यों? क्योंकि जो बन सकते थे वो बन गए, उसके आगे हम जा नहीं सकते, ठीक है ना। ये तो था पार्ट ए। अब पार्ट बी के बारे में वो क्या कहता है वो कहता है पार्ट बी में, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड if finished products are also available from an external supplier at following prices per unit। तो इसका मतलब अगर बने तो बने, अगर ना बने तो बाहर से ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें भी क्या होगी, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो वो सेम वर्किंग है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा, आप दोबारा बना लीजिए अगर बनानी है तो जल्दी से, ठीक है ना। मतलब अकेला अकेला सवाल भी तो आ सकता है ना, ठीक है, अकेला सवाल आ सकता है जी, ठीक है। किसी को नहीं मिटा रहा, ए और बी में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये ए था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब सवाल ख़त्म, अगला सवाल शुरू हुआ तो दोबारा आपने वही काम करना है। तो वेरिफिकेशन मैं जान के अब लिख देता हूँ दोबारा, ताकि आपको ये रहे कि ये स्टेप हम करेंगे। बी के लिए वेरीफाई तो करो जी, एक्स जल्दी बोलो, 1000 यूनिट्स। उसके बाद y 1.2 kgs इंटू, पर यूनिट भी है, ठीक है ना, इंटू 800 यूनिट्स। और उसके बाद z 1.8 kgs इंटू 1200 यूनिट्स। तो 1600 kgs, 960 kgs और 2160 kgs टोटल चाहिए हमें 4720 kgs, लेकिन अवेलेबल 3000 है सिर्फ। तो बाकी क्या है हमारे पास, शॉर्टफॉल 1720 का शॉर्टफॉल है। तो ये दोबारा से किया, मतलब अगर ये अकेला सवाल होता तो इस तरह से करते हैं ना जी, शॉर्टफॉल है, शॉर्टेज है, तो ये बी के लिए भी वही वर्किंग होगी दोबारा, ठीक है। अब अगर शॉर्टेज है तो ये काम करना पड़ेगा जी, तो ये काम करते हैं। बी के लिए भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, एक्स, वाई और जी। क्या? नहीं यार नहीं, अलग से रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब रूल क्या बनाया था, अगर एक्सटर्नल सप्लायर से हमें अवेलेबल हो जाए ख़रीदने का ऑप्शन, तो हम सेलिंग प्राइस की बजाय परचेज प्राइस एक्सटर्नल वाली यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल परचेज प्राइस। जहाँ पर यूज़ कर सकूँगा ये डाटा यूज़ कर लूँगा एज इट इज़, ठीक है। थोड़ा सा जगह बचा लें यार। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एक्स, वाई और जी। समझ आ गई है, अच्छी बात है, मैं भी चाह रहा हूँ समझ आ जाए, लेकिन बार बार तो करेंगे ना समझने के लिए, पक्का समझने के लिए। अच्छा जी, जी बच्चों, 3450, 3100 और 3985, 3450, 3100 और 3985, ठीक है जी। अब ये क्या है, अगर बाहर से ख़रीदें तो इतने की पड़ेगी, अगर ख़ुद बनाएं तो क्या कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैं कहता हूँ जी पार्ट ए से। समझ तो आ गई है सर, उसी को मिटा के लिख दें। लिटरली पेपर के अंदर इस तरह से उसने, ये पेपर का सवाल नहीं है, आप देख रहे हैं,
पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग नंबर होते हैं, इसके अलग अलग नंबर होते हैं, वो देता भी अब तो अलग अलग नंबर है, ठीक है। बस 1 मिनट, वो अलग अलग नंबर देता है। चलें कर लें आप पार्ट 2 शुरू।